वंदे मातरम प्यारे साथियों। आपके लिए साइंस के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ, कोशिका, विटामिन और मानव मस्तिष्क से संबंधित एक साथ 205 क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। और आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपरों में रिपीट हुए क्वेश्चन, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें। चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज, लड़का जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए आज मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई, तो पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनिन या नियासिन। तो आपको बता दूं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बताओगे टोकोफेरॉल। कैसे याद करोगे? विटामिन ई से कमी से कौन सा? तो बताओगे बांझपन नामक बीमारी होती है। बांझपन, या पुरुषों में इसी को बोलते हैं नपुंसकता। अच्छा, बांझपन जब किसी को बांझ हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो उसको कहते हैं बच्चा कब करोगे। लोग टोकते हैं बार बार, तो टोकते हैं, इसका मतलब विटामिन ई की कमी पे लोग टोकते हैं, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। आप किसी भी तरह से आपको रिलेट कर लिया करिए। और एक चीज़ बताओ, टोकोफेरॉल हो गया, ये चीज़ आप समझे। लेकिन आपको और बता दें, विटामिन ई किस में? तो अंकुरित अनाज में, जैसे अंकुरित गेहूं में सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। ये चीज़ याद करके रखना है। आप देखिए, इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का टेबलेट भी मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये शरीर में जैसे आप देखते हो चेहरे पर झुर्री आ जाती है, तो ये किसके कमी से आती है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन ई की कमी से। यदि आपके चेहरे पे झुर्री है और भी कोई समस्या है, तो आप विटामिन ई का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जो ऑप्शन मैं उसको क्लियर कर देता हूं आपको। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? कैल्सीफेरॉल आप जाते हो, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे सनसाइन विटामिन के नाम से। सनसाइन का मतलब क्या है प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे, ये सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है। और शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन डी। और जो किससे मिलता है? तो बताओगे सूर्य से। लेकिन आपको बता दो, 12 बजे के बाद वाला सनसाइन आप सूर्य की रोशनी को तो नुकसानदेह हो सकता है। 12 बजे से पहले हर व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर टहलना चाहिए। यदि आप टहलते हो तो आपको विटामिन डी की जो कमी नहीं होने वाली। नहीं तो आपको विटामिन डी की कमी कैसे दूर करेंगे प्यारे साथियों? तो आप क्या बताओ, विटामिन डी और कहाँ पर? तो आप बताओ सबसे अधिक किस में पाया जाएगा? तो आप बताओ पालक में जो है विटामिन डी की का अच्छा स्रोत है। यानी हरे जो है पत्तेदार सब्जियां नहीं, साग में क्या पाया जाता है? साग में आयरन भी पाया जाता है और विटामिन डी भी सबसे अधिक पाई जाती है। अब यहाँ फिलोक्विनिन किसे कहा जाता है? तो फिलोक्विनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। और नियासिन कितना? तो नियासिन और 3। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम आप बताओगे नियासिन होता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो। अभी और भी चीजें इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, बस बने रहे हमारे साथ। आपको एक एक चीज बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी। बस आपको क्या करना है, ब्लूटूथ हो या ईयरफोन जो भी आपके पास हो, उसको लगा के बैठ जाइए। दुनिया से पढ़ते समय आप दुनिया से कट जाइए। दुनिया में क्या हो रहा है आपको इससे बिल्कुल में मतलब होना चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले दुनिया से अलग होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप जाने आपका काम जाने। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? पहला राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या थायमिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बताओगे विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। क्या? सॉरी, राइबोफ्लेविन है। अब देखिए, अब तो इजिली कैसे देखिए, ऐसे लिखा हमने, टू और आर रा दिख रहा है यहाँ पर, दोनों एक ही तरह। तो राइबोफ्लेविन किसका? तो विटामिन बी 2 का है। और रेटिनॉल किसका है? तो आप बताओ विटामिन ए का। कैसे? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत आप बताओगे गाजर है। और गाजर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेट। और कैरोटीन प्रोटीन भी इसी में पाया जाता है। अब आपको बता दूं, रेटिनॉल, और आपको बता दूं रेटिना, इसमें क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और रतौंधी किस में होती है? आंख में होती है। और आंख में ही क्या होता है? रेटिना होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रेटिनॉल जो है किसका? विटामिन ए का है। अब बात होती है थायमिन किसका है? तो बीथा, बीथा याद कीजिए, बीथा विटामिन बी था, बी और था, बी से क्या हो जाएगा?
बी विटामिन बी और था से थायमीन हो जाएगा। एक ही चीज़ आप किसी न किसी को रिलेट करके एक चीज़ कहीं ना कहीं जोड़ के आप याद कर सकते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 5 का है कि 3 का है 7 या? देखिए नियासिन लास्ट में है और यहाँ पर 3 लिखिए, 3 और नियासिन करके याद कर सकते हो। विटामिन B3 का नाम है रियाथिन। अब देखिए विटामिन B5 किसे कहते हैं? तो 5 और पेंटोथेनिक, 5 और पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक पी यहाँ पर दिख रहा है 5, आप लिखोगे 5 में भी जो है पेंटोथेनिक दिखेगा। तो आप याद करो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक होता है। और विटामिन B7 का है, 7 किसका रासायनिक नाम क्या? तो बताओगे 7 का बायोटिन होता है। और 6 का पायरोडॉक्सिन होता है। और B12 का क्या होता है? तो बताओ B12 का आपका बताएंगे क्या हो सकता है? साइनोकोबालामिन। इसी में कोबाल्ट नामक धातु भी पाई जाती है। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हुए। चलते हैं। थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? थकान तथा जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से? पहला ऑप्शन B12, B9 और B2 तो और B5। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओगे पेंटोथेनिक। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताओगे राइबोफ्लेविन। विटामिन B9 का नाम क्या होता है? तो फोलिक एसिड ही इसका नाम है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं पेंटाथेन। और विटामिन B12 आपको बता दें साइनोकोबालामिन होता है। बाला कोबाला आप याद कर सकते हैं। चलते हैं विटामिन के का रसायन, के की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सा रोग हो जाता है? खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का बनता है, बालों का झड़ना, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो है नहीं जमता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यानी खून यदि कहीं कट जाएगा तो खून बहता ही रहेगा, जमेगा नहीं। ये याद करके रखना है आपको प्यारे साथियों। पेलाग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रह रोग विटामिन B5। ये पेलाग्रा क्या है? एक स्किन डिजीज है। B2, B3, B7। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों पेलाग्रा रोग B7। और B7 का रासायनिक नाम मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर रिवाइज करवा रहा हूँ विटामिन। लेकिन एक बार जोर जरूर दिया करें अपने माइंड को, जोर देंगे तभी चीज़ें क्या होगी? परमानेंट होगी। तो B7 का होता है बायोटिन और B3 का होता है नियासिन। और B2 का क्या होता है? तो बताओ B2 का होता है राइबोफ्लेविन होता है। और B5 का पेंटो। 5 पेंटो आपको याद करके रखना। एक एक चीज आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, पैसा तो बने रहें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल है, थायमीन है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताओगे? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। कैसे याद करोगे? अब आप क्या बताओ विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी और आपको रतौंधी और यहाँ पर ये तो सबको पता हो रतौंधी और रेटिनॉल दोनों में। और आंख में रतौंधी किस में होती है? तो आंख में होती है। तो और आंख की किस में? रेटिना में से याद करो रेटिना रेटिनॉल याद करो। और विटामिन ए सबसे अधिक अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर जो है सबसे अच्छा स्रोत है। थायमिन विटामिन बी का है, कैल्सिफेरॉल किसका? विटामिन डी का है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन ई के कमी से विटामिन ए ई की कमी से होने वाला रोग है पैरालिसिस, त्वचा का फटना, जनन शक्ति। जनन में शक्ति या इसी को बांझपन या इसी को बंध्यापन या इसी को क्या कहते हैं? नपुंसकता हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स है, स्कर्वी है, एनीमिया, पुपीलिया। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आप बताएंगे इस रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और एक इसका नाम ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है। चलते हैं स्कर्वी क्या है पैर साथियों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी क्या है? मसूड़ों से खून आना। एनीमिया किसकी कमी से? B12 और B6 की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ये तीनों क्या होती हैं आपको बताओगे? आप तीनों बारे में पता चल गया ये विटामिन। जबकि पीलिया किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये याद करके रखना है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो राइबोफ्लेविन आप बताएंगे B12। B5 का क्या होता है? पेंटाथोन। B7 का क्या होता है? तो बायोटिन। B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है फिलोक्विनान किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का, विटामिन के का, विटामिन B7, इनमें से कोई नहीं। तो फिलोक्विनान किसका है? तो बताओगे विटामिन ई का। जबकि के का विटामिन टोकोफेराल विटामिन ई का। और B7 का क्या होता है? बायोटिन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो अभी बात हो चुकी है क्या, विटामिन सी की। इसकी कमी से क्या हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है, अब बताओ कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन ए का टोकोफेरॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा तो पेंटोथेलिक अम्ल किस रासायनिक नाम है, पेंटोथेनिक किसका है, तो पा से पेंटो, पा से 5, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, स्कर्वी है, बेरी बेरी रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सी, तो बताओ बा से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से आप बताओगे बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप बताते हैं क्या होता है, डी का विटामिन नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के जो फ्लोक्विनोन, विटामिन बी2 का जो है राइबोफ्लोविन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए चीजें। साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, तो साइनोबाला और कोबाला याद करके रखना है, बाला और कोबाला। पैराडॉक्सिन किस विटामिन का, देखिए पैराडॉक्सिन ये तो 6 को ऐसे किया जाए, पैर हमारा यहाँ पर देखिए ऐसे होता है, फिर पैर ऐसे करके जुड़ जाता है, तो पैर की तरह हमारा कौन दिख रहा है, तो विटामिन B6 जो है पैर की तरह दिख रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम का, B7 और बायोटीन, 7 और बायोटीन याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं रतौंधी रोग किसकी कमी से होती है, रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। चलते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा, अब बताओ स्कर्वी के रोग, ऐसी इससे जो है स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। देखिए इसका पूरा लिस्ट इसमें 2023 लिखा, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय उद्यान का सभी पूरा अपडेटेड वीडियो पड़ा हुआ राष्ट्रीय उद्यान चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हरी सब्जियों में ज्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है, हरी सब्जियों में पहला ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, तो हरी सब्जियों में आप क्या बताओगे, विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जबकि खट्टे फलों में कौन सा, विटामिन सी, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अभी बात हो चुकी है, तो आप क्या बताओगे, विटामिन सी जो है खट्टे फलों। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे तभी आगे आपको मिलने वाला है। मछली के यकृत या तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, कि सी पाया जाता है, कि पाया जाता है, तो मछली के, तो आप क्या बताओगे, विटामिन डी पाया जाता है। वैसे सही बात है, तो D3 इसका नाम, D3 पाया जाता है, जिससे D3 विटामिन पाया जाता है किसमें, तो आप बताओगे मछली के यकृत या जिगर में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है, मसूड़ों में खून निकलता है, तो बताओगे विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चर्म रोग कौन से विटामिन से होता है, चर्म रोग यानी चमड़े का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, पहला ए है कि बी है कि ए है कि डी है, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, विटामिन सी की कमी से चर्म रोग भी होता है। ये चीज स्कर्वी, देखिए स्कर्वी क्या है, चमड़े का ही बीमारी, ये चीज याद करने ना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी पाई जाती है कि ये B6 की ए की कोई नहीं, तो आपको बता दूं गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। वैसे किस चावल में विटामिन पाया ही नहीं जाता, लेकिन गोल्डन राइस जो बनाया गया वैज्ञानिक के द्वारा उसमें ये विटामिन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं, विटामिन डी की ई की बी से, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, भंगुर या कमजोर हो जाती हैं, कह सकते हो। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, विटामिन ए सेब में, पालक में, गाजर में, अनार में, तो आपको सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो बताओगे गाजर में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बताओगे बाला कोबाला, तो यहाँ पर बाला कोबाला यानी कि साइनोकोबालामिन जो है 12 में पाई जाती है, सब कोबाल्ट पाया जाता है। अभी घुलनशीलता वगैरह का आधार पे देखेंगे। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन क्या है, तो आंखों के लिए क्या हो, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, डी पाया जाता है कि ए पाया जाता है कि ई पाया जाता है कि बी पाया जाता है। यकृत कहे या जिगर कहे, तो उसमें क्या पाया, विटामिन ए यकृत में जो है संचित होता है। ये चीज याद करके रखना, इनको हमको बाहर से लेना, और जो भी इकट्ठा भी रहता है तो किसमें, यकृत में या जिगर में कहते हैं या लीवर में।
सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताओगे सबसे, इसे विटामिन डी, इसे हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है किसे? विटामिन डी को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा। तो विटामिन सी के सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो विटामिन सी आप बताओगे सबसे अधिक किस में? वैसे सब में पाया जाता है विटामिन डी हुए में, लेकिन आंवला सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन किसका? तो बताओ विटामिन सी का। विटामिन सी का। विटामिन ए के आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे, तो इसके आविष्कार क्या है? तो बताओगे माइकुलन है। और विटामिन बी क्या है? तो माइकुलन है। और विटामिन सी के क्या है? तो बताओगे सी के हलकट हैं। और डी के क्या है? तो बताओगे हापकिंस है। और ए और बी दोनों के क्या है? तो बताओगे माइकुलन है। क्वेश्चन है, सूर्य के रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए की, बी की, डी? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे, देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए ए भी बात हो चुकी है। विटामिन ए के कौन है? तो विटामिन ए की ये सब बात हो चुकी है मुझे लगता है। अब चलते हैं, हाँ यहाँ से हमको शुरू करना था। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? पुरकिंजे ने, कि हापकिंस ने, कि हॉलकट ने, माइकुलन ने? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताएंगे हापकिंस ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता? तो आप बताओगे रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है जो हड्डियों से संबंधित होती है। चलते, और विटामिन ए और बी, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलत बता दिया हूँ भी, मैं पहले ही बता चुका। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो ए बी के क्या हो जाएगा आपको बता दूँ, ए और बी के दोनों को क्या हो जाएंगे? तो बताओ माइकुलन। और विटामिन डी के क्या होना चाहिए? तो हापकिंस। और विटामिन सी के क्या हो जाएंगे? तो सी के हॉलकट हो जाएंगे। जबकि जीव द्रव्य की खोज कहा जाएगा, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे महोदय ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हॉलकट ने किस विटामिन की खोज किया था? तो विटामिन सी की खोज किसने? तो हॉलकट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? डी की, ए की, सी की, ई? तो इसका उत्तर भी साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में करते रहें या चैट बॉक्स में करते। तो प्रतिरक्षा का विटामिन किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर आप बताओगे। विटामिन ए को प्रतिरक्षात्मक विटामिन भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप बताओगे रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का स्कर्बी, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर आपको बताओ, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? तो रक्त अल्पता, खून की कमी, एनीमिया, तीनों बात एक ही है। तो बताओ उपयुक्त सभी जो है विटामिन किसकी कमी से? तो बताओगे विटामिन बी12। इसे साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। चलते, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? प्रजनन करने वाला विटामिन। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाता है, इसीलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है? अब बताओ प्रजनन विटामिन के नाम से। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई लेडीजें जो है विटामिन ई का जो है खाती भी हैं, प्लस चेहरे पे भी लगाती हैं। तो इसीलिए इसको सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी5, विटामिन सी, विटामिन बी2? तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करते रहें। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी5 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है विटामिन बी समूह कितने विटामिनों का समूह है? 12, 10 या 11 या 9? तो इसका उत्तर साथ साथ आपको करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 विटामिनों का क्या है? समूह है। जैसे विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी1, बी2, बी3, देखिए बी5 4 नहीं होता, बी5, बी7, बी6 ऐसे करके बी12 तक होता है, लेकिन टोटल कितने होते हैं? तो आप बताओगे 11 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? भी बात हो चुकी थी कि वसा 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा और एक होता है जल। जल में कौन कौन से होते हैं और वसा में? तो जल को कहते हैं वाटर भी कहते हैं, इसको वाटर भी कहते हैं, तो वाटर BC। तो वाटर में BC, बी और सी, और जो बचा KEDA। अच्छा, कहीं पर भी मांस कटा रहता तो वहाँ पर कौन सा बताओगे? कीड़ा पड़ जाते। तो
अब बताओ KEDA, यानी वसा में जो है KEDA विटामिन घुलनशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा यकृत प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए जो है जाना जाता है? प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? विटामिन A, B6 या E या K? तो प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा? विटामिन K जो है। यह रक्त, प्रोथ्राम्बिन का काम भी रक्त का थक्का जमाना है, और रक्त जमाने वाले प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो विटामिन K करता है। बस बने रहें, बहुत जल्दी सेशन समाप्त होने वाला है। किस विटामिन के अभाव मनुष्य में नपुंसक हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से क्या होता है? व्यक्ति नपुंसक या कह सकते हो, और औरत क्या हो जाती है? बांझपन नामक बीमारी से ग्रसित हो जाती है, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता घट जाती है, या कह सकते हो बच्चा नहीं पैदा हो। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन E की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन की कमी से सूक्ष्म छिपांक रोग हो जाता है? विटामिन A से, B से, कि A की D से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको छिपांक एक प्रकार का कह सकते हो कि वही रतौंधी रोग ही है। तो आप बताओ विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। किस विटामिन का नाम फोलिक एसिड है? 9 का है कि 5 का है कि 7 का कि 6 का? तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जबकि B5 को पेंटोथेनिक, B7 को बायोटिन और B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुलनशील, जल में BC, वाटर BC यानी WBC याद करें तो आप बताओगे C में पाया जाता है, घुलनशील होता है। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं के तेल में तो आप क्या बताओगे? विटामिन E की C की A की E? तो अंकुरित गेहूं के तेल में आप क्या बताएंगे? तो आप बताओगे विटामिन E जो है पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से, या बांझपन को ठीक करने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन E। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पहले साथियों। बी समूह के विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? बी समूह के विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करते रहें। तो जितने बी वाले समूह के हैं उसमें क्या पाया जाता है? बताओ नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से? C, B3, B12 या K के कारण से? बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B3 की कमी से क्या होते हैं? तो बताओ कि बाल सफ़ेद होते हैं। ये आपको एक एक चीज़ें याद, जिसे कहते हैं बाल्डनेस कहते हैं। चलते हैं। सनशाइन विटामिन की सूर्य से प्राप्त होने तो विटामिन D को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? B2, B7, B6 या B1? तो इसका उत्तर हो जाए बैक्टीरिया द्वारा आंत में उत्पन्न किया था। B1 जो है बैक्टीरिया द्वारा आंत में उत्पन्न किया जाता है। चलते हैं, वो भी छोटी आंत में। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी प्रौढ़ों में, यानी बड़े लोगों, छोटे बच्चों में क्या हो जाता है? तो रिकेट्स। लेकिन सेम यदि विटामिन D की कमी बड़ों में हो जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। चलते हैं, विटामिन D की कमी से। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन D की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, याद करके रखना है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन करता है? संक्रमण रोकने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो दूध में आपको बता दूं, विटामिन C जो है दूध में नहीं पाई जाती, और लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं दूध में, नहीं तो उसको लगभग पूर्ण आहार ही माना जाता है। विटामिन नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो आप बताएंगे कश्मीर फंक ने दिया था, लेकिन आपको बता दूं इसमें ईयर याद करना आपको जरूरी है। इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? कश्मीर फंक ने कब? आप बताओगे 1911 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है? विटामिन ए का निर्माण आप बताएंगे यकृत में होता है, या जिगर में कह सकते हो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैराडॉक्सिन किसका पैर के समान माना जाता है? किसके? 6 जो है आसानी से पैर, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताओगे पैराडॉक्सिन होता है। किसे मुख्यतः ये किस में पाया जाता है? तो ए विटामिन संतरे में कि आंवला में कि पालक में कि प्याज में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक किसमें? पालक में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। इसी को प्रतिरक्षात्मक विटामिन कहा जाता है। निकोटिनोमाइड या नियासिन
तो और किस नाम से जाना है, तो निकोटिनोमाइड नियासिन को देखो, नियासिन और निकोटिनोमाइड सुनने में एक ही तरह लग रहा है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पके हुए ए की सी की एक, तो पके हुए आम में बता दूं आपको पैसा, तो ए किसी या ए और बी दोनों, तो आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करते रहना है। तो पके हुए आम में बता दूं आपको ए और बी दोनों, यानी कि सी तो पाया ही जाता है, ए भी पाया जाता है, और जब खट्टा रहता है तो उसमें क्यों विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिना पॉलिश किए हुए कौन सा विटामिन, बिना पॉलिश किए चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पहला उत्तर है, तो आप बताओ उस थायमिन यानी विटामिन बी पाया जाता है बिना पॉलिश करने पर क्या होता है, विटामिन बी गायब हो जाता है। चलते नेक्स्ट देखते पैर साथियों, प्रमुख विटामिन कौन से हैं, ए बी है कि सी डी है कि ई की है क्या सभी, तो प्रमुख विटामिनों में कहा जाए तो सभी क्या है प्रमुख विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहें। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का जीवित अंश आप बताएंगे जीव द्रव्य, जा से जीवित अंश और जा से जीव द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी इसके खोजकर्ता को क्यों ना सब चीज़ें एक एक चीज़ आपको जानकारी मिलने वाली है, बस आपको बने रहना है प्यारे साथियों। जीव द्रव्य की वैसे मैं बता ही देता हूँ, जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो आप बताओ कि पुरकिंजे महोदय ने किसकी खोज किया था, तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, पहला है ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकाओं या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो आपको बता दूं जीव द्रव्य जो है किसको किसको, कोशिका के अंदर जो द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप बताओगे जीव द्रव्य बनाते हैं। तो इसके तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप बताओ जीव द्रव्य। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका झिल्ली कौन सी है, किसकी होती है, सबसे कोशिका किसकी होती है, अमीबा की, हाइड्रा की, माइकोप्लाज्मा की या डब्ल्यूबीसी की। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, आपका हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। के साथ साथ कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच एग भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी, वैसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो आप बताओगे अंडाणु, अंडाणु क्या होती सबसे बड़ी, और शुक्राणु क्या है सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु पुरुष में, अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है। ये चीजें भी आपको नोटिस करके चलता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव कौन, अमीबा है, यूग्लिनिया है, पैरामीशियम है या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको बता दो प्यारे साथियों, एक कोशिकीय जीव, ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव। इसको पैरामीशियम को चप्पल जीव भी कहा जाता है, चप्पल के आकार की होती है, तो पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, आपको बताना है कि यूग्लिना को किनके बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप में या जीवाणु में, विषाणु, ये भी दोनों। तो इसका उत्तर आप बताते रहेंगे साथ साथ। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ए और बी। पादप में भी कोशिका भित्ति और जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन आपको बताओ जीवाणु जंतु, मनुष्यों में या किसी जंतु में क्या नहीं पाया जाता, बताओगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती को, ये याद कर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है, देखिए साइज पूछा गया, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका साइज क्या है, तो आप बताओगे 0.3 माइक्रोमीटर जो है किसका साइज होता है, तो बताओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे साथियों, आपको जबरदस्त क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की, सूक्ष्मदर्शी की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या परमाणु सूक्ष्मदर्शी। नॉल और रुस्का ने, आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने, नॉल तथा रुस्का ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के मूल घटक कौन से हैं, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, उपरोक्त सभी। कोशिका के मूल घटक कौन से होते हैं,
तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, उपरोक्त सभी क्या है, तो ये कोशिका के मूल घटक। कोशिका झिल्ली भी केंद्रक भी है, और कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव होता तब भी क्या होते, तब भी इसके मूल घटक में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? अंतरा ईआर की खोज किसने, तो अब जॉर्ज पायलट ने, पोर्टर साहब ने, कार्ल बेंडा ने, स्पेंजली ने। तो आप इसका उत्तर साथ साथ करते रहेंगे। तो के आर पोर्टर ने किसकी खोज किया था, तो आप बताओगे प्यारे साथियों, अंतरा प्लस, जब इसी को ई आर नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम के साथ साथ अंतःप्रद्रव्य जालिका भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? जॉनसन ने, वाटसन ने, रॉबर्टसन या वाल्डेयर ने। तो गुणसूत्र की खोज आप बताएंगे प्यारे साथियों किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्वाल्डेयर महोदय ने किसकी गुणसूत्र। जबकि जीन को सबसे पहले किसने, तो जीन को जोहानसन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। जीन और जोहानसन और गुणसूत्र को किसने, तो आप बताओ वाल्डेयर ने। ये दोनों में अंतर करके रखना है प्यारे साथियों, अन्यथा आप गलत करके आएंगे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक है कि केंद्रिका है कि जीवद्रव है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है? कोशिका की क्रिया, तो इसका उत्तर आप बताओगे कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको बताऊँ सब कुछ नियंत्रण केंद्रिक ही करता है। ये आपको एक एक चीज़ आपको नोटिस करते हुए चलना है, और यदि ना आ रहा हो आपको तो ज़रूर क्या करना है, आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है या अपने कॉपी पेन से नोट करते रहना है कॉपी में। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने किया था, कोच ने किया था, या हुक ने या हक्सले ने? तो न्यूक्लियस की खोज किसने, कोशिका के, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है किसका, तो आप बताओगे न्यूक्लियस की खोज किया था। नाभिक की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। जबकि टीके की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो आप बताओगे तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किसने किया था, तो बताओगे रॉबर्ट हुक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था? कोशिका द्रव ने, या केंद्रक द्रव, या केंद्रिका को, या जीव द्रव को? तो जीवन का भौतिक आधार आपको क्या बताओ प्यारे साथियों किसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य को माना था कोशिका का भौतिक आधार। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था, कार्ल बेंडा ने दिया था, या पैलेट ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, तो आप बताओगे कार्ल तथा बेंडा ने जो है सबसे पहले दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देख ले प्यारे साथियों, ये कार्ल बेंडा याद करके रखना प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट में, जीवाणु में, कवक में, या उपरोक्त तीनों में? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप ये जान रहे हो तो कमेंट, नहीं जान रहे हो तभी आप गेस भी करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो जीवाणुओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। चलते हैं। कौन से कोशिकांग में श्वसन योग ऊर्जा संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन एवं ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं। क्रेब्स चक्र द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादित होता है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है सूत्र कणिका को, लाल रुधिर कणिका को, या लसिका को, या लयनकाय को? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, सूत्र कणिका ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पावर हाउस को ही क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये आपको याद करके रखना है, या शक्ति गृह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख रहे थे प्यारे साथियों। इसका नामकरण किसने किया था? कार्ल बेंडा ने किया था। चलते हैं। कोशिका को ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो आप बताइए प्यारे साथियों, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको टोटल कितने एटीपी ऊर्जा? 38, 36 इसमें वाईबी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और 2 क्या होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अवायवीय श्वसन होता है। ये आपको याद रखना है। और श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है, आप बताओगे क्रेब्स चक्र कहलाता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक, या इनमें से कोई तीनों में? तो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों केवल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बस बने रहें। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड है कि लाइसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ प्लास्टिड क्या है,
कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो प्लास्टिड में क्या है, केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? वनस्पति प्रकाश के प्रवर्तन से है, जल संचयन से, प्रकाश संश्लेषण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो आप बताओगे प्रकाश के संश्लेषण से है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है इसमें, ये पूरा सेशन देख लेते तो आपको कोशिका संबंधित सब समस्या खत्म हो जाएगी। पादप कोशिका का कोशिकीय द्रव से घिरा रहता है, कौन सा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से, कोशिका भित्ति या केंद्रक से, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली से। क्या कहता है, पादप कोशिका या कोशिका द्रव किससे घिरा रहता है? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली से क्या घिरा होता है? तो पादप कोशिका तथा कोशिका द्रव घिरा होता है। ये दोनों चीजें आपको एकदम जहन में अपने बसा लेना है। और बता दें, कोशिका संबंधित क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो पूछे जरूर जाते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव द्रव या कोशिका द्रव को, देखिए जीव द्रव को ही प्रोटोप्लाज्म, जबकि इस कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म या साइटोप्लास्ट। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? जीव द्रव कैसे बनता है? तो जीव द्रव किसे किसे? कोशिका द्रव तथा केंद्रिका द्रव को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं, कोशिका सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग कहा जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपको केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और राइबोसोम, लाइबोसोम या केंद्रक, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा का कोशिकांग किसे? सबसे बड़ा क्या होता है? तो केंद्रक होता है, सबसे छोटा आप बताएंगे राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये याद करके रखना है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियम, गाल्जी काय में, राइबोसोम में, उपरोक्त सभी में। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो सभी में कोशिकांग पाया जाता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गाल्जी काय हो या राइबोसोम हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उपरोक्त दोनों। तो इसका उत्तर आप बताओगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है? तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या जीव द्रव कौन करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जो मृत कोशिकाएं होती हैं यहाँ आके खत्म हो जाती हैं। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी? 80%, 98%, 60% या 40%। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 80 से 90% होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु है या नील हरितसवन, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उपरोक्त दोनों। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो बताओगे जीवाणु भी है, और नील हरितशैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक जॉर्ज पायलट ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की, राइबोसोम या जीव द्रव या केंद्रिका द्रव? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? पायलट ने जो है किसकी खोज? राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो बताओगे जॉर्ज पायलट, क्योंकि पैलाडे लिखा रहता तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, ये याद करके रखना है। जॉर्ज पायलट ने किसकी? तो आप बताओगे राइबोसोम की खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ER या अंतःप्राद्रव्य जालिका के प्रकार होते हैं, कैसी? खुरदुरी है कि चिकनी अंतःप्राद्रव्य, तो या उपरोक्त दोनों। तो आपको बता दूं दो प्रकार की कोशिकाएं होती, क्या उनसे? तो आप बताओगे एक रफ होती है जिसे, और ये कुछ होती है खुरदरी होती है। तो दो प्रकार के ER पाया जाता है, पहला है खुरदुरी और दूसरा चिकनी, या इसी को रफ और स्मूथ कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, उपरोक्त तो दोनों करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कार्ल बेंडा ने, अल्टमैन ने, या पायलट ने, या पोर्टर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए खोज अल्टमैन ने किया था, लेकिन नामकरण जो है कार्ल बेंडा ने किया था। नामकरण किसने किया था? तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया ने नामकरण, जबकि खोज जो है अल्टमैन ने किया था। ये याद करके रखना है, दोनों को याद करके रखना प्यारे साथियों। आरबीसी का निर्माण
गृह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और कब्रिस्तान गृह क्रमशः किसे? तो निर्माण आरबीसी का आप जानते हैं सभी लोग कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में आरबीसी। जबकि आरबीसी मरता कहाँ है? तो मरता आप बताओगे प्लीहा या स्प्लीन में मरता है, दोनों याद करके रखना है। निर्माण किसमें? अस्थिमज्जा में, लेकिन मरता कहाँ पर? तो प्लीहा स्प्लीन, या इसी को तिल्ली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? गाल्जी का है कि लैन का है कि सूत्रकणिका है या केंद्रक है? लाइसोसोम आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर होगा गाल्जी का है। क्या करता है? लाइसोसोम बनाने के लिए उत्तरदायी है कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम में ही जो मृत कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? प्लास्टिड करता है, रिक्तिका और कोशिका झिल्ली या केंद्र कौन करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? प्लास्टिड क्या करता है? पादप कोशिका जल और भोजन उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करता है, तो प्लास्टिड करता है, इसको लवक कहा जाता है। चलते हैं। कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण करना, नए प्रोटीन का निर्माण करना, ये ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो प्रोटीन का निर्माण करना, संश्लेषण करना, तो नए प्रोटीन का निर्माण करना। ये किसका? तो बताओ राइबोसोम को, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक कक्ष है कि राइबोसोम का निर्माता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है कि उपरोक्त दोनों? तो इसका उत्तर आप बताओगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं का नियंत्रक कक्ष किसे तो बताओगे? राइबोसोम का निर्माता, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, तीनों क्या हो जाएगा? केंद्रक के बारे में सही कथन है। चलते हैं। राइबोसोम का भी निर्माण यही करता है, आनुवंशिक क्रियाओं का स्थानांतरण भी यही करता है। तुरंत में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक किसमें रुधिर में पाई जाती है? आरबीसी की संख्या लगभग 4 से 5 लाख तक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है? गाल्जी काय, तारक काय, तंत्रिका या रिक्तिका? कोशिका विभाजन करने में कौन कोशिकांग सहायक है? तो आप बताएं तारक काय क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। तारक काय को सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोसोम आपको याद करके ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। चलते हैं। कोशिकांग गाल्जी काय का कार्य क्या है? कोशिका पदार्थ का श्रावण और परिवहन, वसा का संचय, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालने में मदद करता है या उपरोक्त सभी? गाल्जी काय का कार्य क्या है? तो आप बताओ। वैज्ञानिक गाल्जी काय ये सभी कार्य प्रतिपादित करता है। कौन कौन से? कोशिका पदार्थ का श्रावण या परिवहन करना। देखिए काल। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइटोलॉजी या साइटोलॉजी या सीरोलॉजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते माइकोलॉजी में किसका? तो कवक का अध्ययन। जबकि फाइकोलॉजी में आप बताओगे किस का अध्ययन? अरे इसमें मैंने फाइटोलॉजी लगा दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें साइटोलॉजी होना चाहिए था। कोशिका का अध्ययन यहाँ पर हमको साइटोलॉजी कहा, तो मैंने साइटोलॉजी था लेकिन लगा दिया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी। जबकि आप जानते हो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, जबकि फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। चलते सीरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है? सूत्रकणिका, हरित लवक, कोशिका भित्ति या उपरोक्त दोनों? किस में दोनों पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वनस्पति तथा प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कोशिका पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में जो है अल्प विकसित होता है? देखिए यहाँ पर ध्यान देखना है, अनुपस्थित या ना के बराबर होता है। कौन सी कोशिका? तो कोशिका झिल्ली है कि केंद्रक द्रव है कि रिक्तिका या गाल्जी का है? तो इसका उत्तर आपको बताना है प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्तिका जो है किसमें होता है? तो बताओ पादप कोशिकाओं में सुविकसित, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है अविकसित या अनुपस्थित होता है रिक्तिका। इसे वैक्यूल्स कहा जाता है इंग्लिश में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना? 80 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 120 दिन? आरबीसी का जीवन काल सभी लगभग इस क्वेश्चन को, और डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन होता है, कहीं कहीं 1 से 5 दिन लिखा होता है।
कोशिकांग लाइसोसोम की खोज किसने किया था? बर्नार्ड या डी ड्यूबे या रिचर्ड? तो आप बताओ लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो बताओगे डी ड्यूबे ने किया इसका खोज। आप बताओगे ले ड्यूबे या डी ड्यूबे? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ऐसे याद करो ले ड्यूबे आत्महत्या कर लिए। कौन सा कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो बताओगे लाइसोसोम को। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो बताओगे डी ड्यूबे इसकी खोजकर्ता है। गाल्जी की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी 1888 या कैमिलो गाल्जी 1868। देखिए इसमें डेट याद करना आपको कंपलसरी है, बहुत आसान है। कैमिलो गाल्जी 1888, 88 हर जगह दिख रहा है, ये याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती हैं? रुधिर का, त्वचा का, ऊतकों का, अंगों का? किसका निर्माण करती है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ऊतकों का निर्माण क्या करती है? कई कोशिकाएं मिलती है तो ऊतकों का, और कई ऊतक मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, अंग बनाते हैं और फिर अंग से अंग तंत्र बनता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, लैक्टिन की, प्रोटीन की? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, तो आप बताओगे सेलुलोज। और कोशिका भित्ति आप बताओ जंतु कोशिका में पाया नहीं तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, सेलुलोज होगा। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन की, वसा की, प्रोटीन की, या इनमें से ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी वसा तथा प्रोटीन दोनों की क्या बनी होती है? तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली वसा तथा प्रोटीन दोनों की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति को काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, अवरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी? अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी पेरेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो बताओगे प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, और क्या है? तो बताओगे ऑप्शन कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दोनों लोग मिलकर, स्लाइडेन तथा स्वान ने जो है, दोनों लोगों ने मिलकर इसको प्रतिपादित किया था। WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? कोशिकीय संरचना, एक कोशिकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक कोशिकीय संरचना है WBC। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, जीवद्रव या केंद्रक द्रव? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगा? केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र यानी धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका और केंद्रक में, कोशिका की केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, या धागे नुमा संरचना कह सकते हो। चलते हैं। DNA कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त दोनों जगह? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों जगह, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में तथा केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका द्रव क्या कहलाता है? कोशिका द्रव केंद्रक के व कोशिका झिल्ली के मध्य में, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य में, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका झिल्ली के मध्य पदार्थ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ है कोशिका द्रव। चलते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो रिक्तिका है, क्लोरोफिल है, राइबोसोम या लवक है? पादप कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो बताओ लवक या प्लास्टिड होता है सबसे बड़ा कोशिकांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जिन कोशिकाओं में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका? तो इसका उत्तर हो जाएगा झिल्ली रहित। तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या झिल्ली रहित जो है, झिल्ली सहित केंद्रक पाए थे, रहित मैंने पढ़ दिया, झिल्ली सहित। चलते हैं नेक्स्ट। सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम को तारक काय की संरचना होती है? बेलनाकार, वृत्ताकार या आयताकार? कैसी संरचना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलनाकार संरचना होती है कैसे? सेंट्रोसोम की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। टी बोवेरी ने 1888 में किसकी खोज किया था? टी बोवेरी ने साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम? किसका खोज किया था टी बोवेरी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो बताओगे टी बोवेरी ने जो है 1888 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बोवेरी आपको याद करके रखना है।
कौन सा कोशिकांग कोशिका के विभाजन में सहायक है? कोशिका लाइन का है, तारक का है, गाल्जी का है, राइबोसोम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें, इसका उत्तर बी हो जाएगा, तारक का है। इसी को सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। चलते नेक्स्ट है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका या ईआर कहते जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं को या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्रव्य में, या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्रव्य में। तो इसका उत्तर आप बताओगे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो बताओगे रेयर, यानी कि इसे खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करता है? रेयर करता है कि एससीआर, यानी कि खुरदुरी या चिकनी वाला? तो इसका उत्तर ग्लाइकोजन का निर्माण कौन आप बताओगे? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या खुरदुरी। जबकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो बताओगे खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरी अंतरतर, इसी को खुरदुरी को क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? प्रोटीन, राइबोसोम, लाइसोसोम या क्रोमोसोम। तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों बी। इसमें क्या लगे होते हैं? तो आप बताओगे राइबोसोम किसमें लगे होते हैं? तो खुरदुरी वाले में। इसका काम क्या है? तो बताओ प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन के निर्माण करने के कारण से इन्हें क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तब भी बताओगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के पदार्थों प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ईआर करता है कि प्रोटोप्लाज्म करता है, सेंट्रोसोम या केंद्रिका? कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका में पदार्थों का प्रवेश या बाहर निकलने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो बताओगे ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मानव की लाल रक्त कणिका का व्यास कितना होता है, यानी आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोमीटर, या 102, या 10 से 11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? होयल की, हाथी की, शुतुरमुर्ग की, कंगारू की? सबसे बड़ी कोशिका, अभी हम सेशन के स्टार्टिंग मैंने बता दिया, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग, या इसी को ऑस्ट्रिच यज्ञ में कहा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे प्यारे साथियों, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन की, प्रोटीन की, लिपिड की, बी और सी दोनों? कहते हैं प्यारे साथियों, आज की इस धमाकेदार, शानदार, जानदार क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर भी साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में, यदि आप लाइव हैं तो आपको चैट बॉक्स में करना है। कमेंट साथ साथ करते रहना। यदि आप गलतियां करते हैं तो कहा जाता है मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियां करें तो गलतियों से जरूर सीखेंगे, लेकिन पहले गलती करें तो इसका उत्तर आपको क्या बताएं? तंत्रिका तंत्र के प्रमुख 2 भाग में बांटा गया है। अभी दोनों भाग के बारे में आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला, तो आप बताओगे 2 भागों में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, ग्रे मैटर संबंधित सही कथन क्या है? ग्रे मैटर क्या होता है? मस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिका के द्वारा बना द्रव्य, अनुमस्तिष्क के बाहरी भागों में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य, या तंत्रिकाओं के कारण जो है इनका धूसर होता है, या उपरोक्त कथन सही है? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या है? ग्रे मैटर क्या परमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं का बना एक द्रव्य है, अनुमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं का भी बना एक द्रव्य है, इसी को क्या बोलते हैं? और तंत्रिकाओं कारण से रंग क्या होता है? इसका धूसर होता है। तो तीनों इसके क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वर्गीय से संबंधित कथन। वर्गीय से संबंधित सही कथन बताइए। या पश्च मस्तिष्क से संबंधित है, या मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के भाग में यहाँ स्थित होता है, या अनुमस्तिष्क के दोनों अर्धांशों को जोड़ने का कार्य करती है। तो आपको क्या बताना है? फिर से वर्गीय क्या चीज़ होता है? तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है, यानी ये क्या है? तो बताओगे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। फिर उसके बाद मियाँ पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क के बीच में स्थित होता है,
कौन? वर्गीस। यह अनुमस्तिष्क के दोनों के अर्धांशों को जोड़ने का काम करता है। तो तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं आप बताओगे? करेक्ट हैं। तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप कॉपी पेन लिए तो लिख के जरूर रख लें कि आपको रिवीजन करने में इसको कभी भी कोई भी समस्या ना हो। मस्तिष्क में क्रेनियम में कितनी हड्डी है या कपाल में कितनी हड्डी होती है? पहले आप जान ले सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो सिर में टोटल कितनी होती है आप बताओगे? 29 होती हैं। अब इसका विभाजन हम देखते हैं। देखिए 4 से चेहरा, 4 से 14। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है आप बताओ? फेस में, फेस बोन कितनी है? तो अब 14 होती हैं। फिर 8 क्या होती है? तो 8 आप बताओगे क्रेनियम या कपाल होती हैं। अब क्या बताओगे? 6 किसमें? कान में कितनी हड्डियाँ होती है आप बताओगे? 6 हड्डियाँ होती हैं। और एक गले की हड्डी जिसे बोलते हो आप, गले में जो हवाइड हड्डी उभरी हुई हड्डी होती है, तो टोटल आप इसको जोड़ो, आप बताओगे कितना होगी? 29 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल कितनी हड्डियाँ होती है आप बताओ सिर में? तो आप बताएंगे 29। और कपाल में केवल क्रेनियम में तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। तो ये कि क्वेश्चन आपके क्लियर होते चल रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ और आप इतना वीडियो देखो, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार के नाम हैं। 2 कौन? अभी बात हो चुकी, मैंने कहा था दोनों कौन तंत्रिका के 2 प्रकार हैं। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये और भी दोनों 2 प्रकार, अभी पहला ही क्वेश्चन था, दोनों प्रकार कौन से हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 क्या है? तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। अभी भी इसके और भी बारे में क्वेश्चन आंसर ही शामिल है, तो आप बने रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट साबित। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें, परमाणु संरचना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहले ही चैनल पर अपलोड हैं, तो उसको विजिट करके आप जरूर देखें। आपको लगेगा कि परमाणु संरचना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन सी तंत्रिका तंत्र में आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पहला ऑप्शन है परिधीय, केंद्रीय या स्वायत्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क इसमें आता है तो केंद्रीय यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मेरुरज्जु क्या होता है? ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। और शेष आपको बता दें जितने होते हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं। ये आपको याद करके रखना है एक एक चीज़ें। पेरिफेरल परिधीय को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वह जंतु कौन सा जो न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित? न्यूरॉन अनुपस्थित होता है लेकिन मस्तिष्क जो होता है उनमें अनुपस्थित, मस्तिष्क होता नहीं। पहला ऑप्शन हाइड्रा की, काकरोच की, केचुआ, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर जो हाइड्रा में क्या है आप बताएंगे? तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, और ये मुकुलन के द्वारा जनन करता है, ये याद करके रखना है। केचुआ आपको बता दूं ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब नर और मादा। केचुआ जैसे आपने केचुआ को कभी चलते देखा है तो केचुआ दोनों तरफ चलती है, तो एक तरफ महिला होती है दूसरी तरफ पुरुष होता है, मतलब एक ही शरीर में महिला और पुरुष दोनों होती हैं। तो एक चमत्कार किस में होता है तो बताओ केचुए में। और केचुए को और किस नाम से जाना जाता है तो बताओगे किसान का मित्र कहा जाता है। चलते हैं एक और आपको बता दूं, काकरोच में कितने हृदय में चैम्बर कितने हो तो आप बताओ 13 चैम्बर होते हैं, यानी 13 चैम्बर किस में होते हैं तो बताओ काकरोच में। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ये लगभग सबको जानना भी चाहिए कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि तुम्हारे सिर का भार कितना होता है। तो वैसे कहे सामान्यतः मैं वैसे टाइप आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो आप बताएंगे इसका उत्तर 1300 से 1350। और ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाए महिला पुरुष में तो महिला के सिर का भार सदैव पुरुष से लगभग 50 ग्राम कम होता है। यदि पुरुष का सेम सब कुछ है कैटेगरी है तो यदि पुरुष का 1350 ग्राम होगा यानी 1350 तो महिला का 1300 ग्राम होगा। तो इसमें देखिए दोनों को एक एवरेज दे दिया गया 1300 से 1350 ग्राम। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम मस्तिष्क की बाहरी परत है, मस्तिष्क भरा हुआ द्रव है या ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित है। तो क्रेनियम एक कपाल क्या चीज़ होती है तो कपाल में 8 हड्डियाँ हैं, तो ये क्या करती है? मस्तिष्क को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो बताओ क्रेनियम या कपाल।
चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? फ्रंटल लॉब, पैरेंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब या इनमें से कोई नहीं। यानी कान के तरफ वाले मस्तिष्क के पार्ट को क्या बोलते हैं? कान के दोनों तरफ वाले जो पार्ट को बोलते हैं टेम्पोरल लॉब बोला जाता है। मस्तिष्क के बाहरी जो आप माथा जिसे बोलते हैं उसे फ्रंटल लॉब बोलते हैं, और बैक साइड को बोलते हैं पैराटल लॉब। तीनों को याद करके रखना है। देखिए साइड साइड में कान के साइड को टेम्पोरल साइड, फ्रंट मतलब माथे को फ्रंटल साइड, और पीछे को पैराइटल साइड लॉब कहा जाता है। तीनों को आपको एक एक चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहना प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। मेनिंजेस आवरण पाई जाने वाली 3 परतों का नाम क्या है? डियामीटर, आर्किमीटर और पियामीटर। तो आप बताओ, जो मस्तिष्क आवरण में जो द्रव होता है वो 3 परत होती है, इसमें तीनों परतों का नाम क्या होता है? तो आप बताओगे ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पियामीटर या पायामीटर इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों परतें पाई, तीनों परतों का आपने नाम देख लिया है। चलते हैं प्यारे साथियों, बने रहें। मस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध कितने लॉब में विभक्त है? अभी तीनों लॉब की बात कर लिया हूं मैंने, जिसे तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 3, एक फ्रंटल लॉब और पैराइटल लॉब, और दूसरा क्या है? पास वाले को टेम्पोरल लॉब। तो 3 लॉब होते हैं, अभी बात हो चुकी है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। देखिए बाहरी परतों के अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर क्रम क्या है? बाहर से अंदर की ओर जो तीनों परतें हैं, तो आपको इसका उत्तर बताना प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बाहर से। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। उसके बीच के परत को आर्केमाइड, और सबसे निचली परत को पियामीटर या पायामीटर कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो वास्तव में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, विश्वास ना हो रहा हो। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अभी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। कौन से? तो आप बताए थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मेनिनसिलोफिलॉन किसे कहा था? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या थैलेमस को किसे मेटेनसिफिलॉन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेरेबलम को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे मेटेनसिफिलॉन कहा जाता है। इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है, लेकिन कई बार के पेपर में आया हुआ है, अब आने लगा। आप देख लो डेली जो है एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको ट्रेंड के अनुसार ही अपना ट्रेंड बदलना है, अन्यथा पुराने ट्रेंड में चलते रहेंगे तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घोषणा संरचना संबंधित, कार्य संबंधित पहले ही MCQs वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उनको भी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? अनुमस्तिष्क आता है, परमस्तिष्क या डाइंसेफेलॉन, या बी और सी दोनों? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, तो जरूर बताएं। तो अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? तो बी और सी। परमस्तिष्क भी आता है और डाइंसेफेलॉन भी आता है। अभी सेरेबलम क्या है, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। बने रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो, बने रहो। मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? किसका? मांसपेशियों का, तंत्रिकाओं का, या कोशिका द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हो मस्तिष्क किसका बना होता है? तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका का बना होता है। क्या? मस्तिष्क। इसी को नर्व सेल कहा जाता है, नर्व सेल का बना होता है। क्या बताओगे? अच्छा, किसमें सबसे कम जो है पुनरुद्ध भवन या रिपेयरिंग पावर सबसे कम किसमें पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम की उसमें। और यही आपको बताया जाए कि सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर, यानी लीवर जिसे कहते हो, लीवर सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर, यानी जो भी आप जानते हो कि दरुहा कितना दारू पीते हैं और डेली क्षतिग्रस्त होता है, और डेली वो क्या करता है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है। सबसे मजबूत अंग आपका क्या है? लीवर ही है। और सबसे कमज़ोर क्या है? मस्तिष्क। इसीलिए जो है हेलमेट सरकार लगाने के लिए जो आपको प्रोत्साहित करती है, लेकिन तब भी कुछ लोग जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को जो है नहीं मानते और नहीं लगाते हैं। और आप देखते हो कि कितने लोग, भारत सरकार के डेटा आप निकाल के देख लीजिए,
हेलमेट ना लगाने से मरने वालों की संख्या कितनी अधिक है, और सीट बेल्ट लगाने। तो यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी निकलें आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, भले आप थोड़ी दूर, क्योंकि दुर्घटना थोड़ी और ज़्यादा दूर नहीं देखती, कभी भी हो सकती है। तो कह रहे हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको हमारी बातों पर जरूर ध्यान देना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डाइसेफ्लॉन, ये इसका पूरा इसमें सही नहीं लिखा हुआ, डाइसेफ्लॉन याद करना है। अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस या मेडुला या ए एंड बी दोनों। तो इसका उत्तर साथ साथ आपको भी करते रहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी डाइसेफ्लॉन के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो बताओगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी थैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, एक एक चीज़ें हम देखेंगे। बस आपको इत्मीनान पूर्वक वीडियो देखते रहना है। डाइसेफ्लॉन किस प्रमुख भाग का उपयोग करता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो आप 19वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? डाइसेफ्लॉन किसका उपभाग है, भाग का उपभाग है? तो अग्र मस्तिष्क का जो है उपभाग क्या है? तो डाइसेफ्लॉन है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है? 2 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, या 1 सेकंड तक, या 1 सेकंड तक? तो साफ साफ इसको कहीं अक्सर पेपर में आता है 1/10 सेकंड तक मस्तिष्क में रहता है। यानी ऑप्शन आप बताएंगे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और चिंतन के लिए, देखिए अभी बात हो किसी सबके बारे में बात करूंगा। सोचने और चिंतन के लिए कौन जिम्मेदार है? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है या सेरेबेलम है? सोचने और चिंतन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप बताओगे फोर ब्रेन। फोर मीन्स क्या होता है? तो फोर ब्रेन क्या है? सोचने तथा जो है चिंतन करने के लिए जिम्मेदार है। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न से किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है? किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, अनुपस्थिक, इनमें से कोई नहीं। प्रसारण का केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे बी। थैलेमस को प्रसारण का केंद्र क्या होता है? जो हमारे दिमाग में संचरण, चीज़ों को संचार करता है, उसे कहा थैलेमस को कहा जाता है प्रसारण का केंद्र। भूख, प्यास, नींद का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास और नींद का नियंत्रण कौन करता है? तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस करता है। चलते हैं, मानव मस्तिष्क को रक्त द्वारा किसकी आपूर्ति होती है? ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, एटीपी ग्लूकोज की, एटीपी ऑक्सीजन की, सिर्फ ग्लूकोज की? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ये करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो है आपूर्ति रक्त द्वारा होती है। खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्र, पश्च, मध्य, मेडुला ऑब्लिगेंटा। खाने पीने की इच्छा का जो है नियंत्रण कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क। देखिए आगे मुंह खाते हो तो इसे अग्र मस्तिष्क आपको याद करके रखना है। अग्र मस्तिष्क खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। संतुलन, समन्वय, मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन भाग करता है? संतुलन, समन्वय और मुद्रा का नियंत्रण तो आप बताओगे सेरिबेलम क्या करता है? सही बात है। हमारे शरीर का नियंत्रण भी कौन करता है? शरीर का नियंत्रण आप बताओगे सेरिबेलम करता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन का कितना भाग पर मस्तिष्क होता है? 30 से 40, 70 से 80 या 20 से 25 या 50%? तो इसका उत्तर आपको बता दूं बी, 2/3 भाग क्या होता है? तो आप बताओगे ह्यूमन पर मस्तिष्क का भाग 2/3 ही होता है। चलते हैं, सोचना, समझना, याददाश्त का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पर मस्तिष्क? तो आप बताओ सोचना समझना किसके अंतर्गत होता है? तो आप बताओगे पर मस्तिष्क का जो है ये कार्य होता है। किसका? सोचना समझना और याददाश्त का नियंत्रण करना पर मस्तिष्क। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लॉब दृष्टि
के से संबंधित ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या पैरेटल लोब? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? आप बताओ इससे ऑक्सीपिटल लॉब क्या होता है? सोचने समझने तो देखने की जो है इसमें शक्ति होती, संबंधित होती ऑक्सीपिटल लॉब से। कार्पल कैलोमस क्या है? पहला मस्तिष्क के दोनों अर्धांश को जोड़ने वाला, मस्तिष्क के दोनों अर्धांश को जोड़ने वाला, पर मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के दोनों अर्धांश के मस्तिष्क के बाहरी अंश को। तो कार्पल कैलोमस क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाला जो है अंग क्या कहलाता है? आप बताओगे कार्पस कैलोसम कहलाता है। निम्न में से किसे चारों ओर प्रमस्तिष्क रहता है? थैलेमस की, हाइपोथैलेमस, पोन्स या अनुमस्तिष्क? किसको चारों तरफ जो होता है प्रमस्तिष्क होता है? तो आप बताओगे थैलेमस के चारों तरफ क्या बना होता है? तो आप बताओगे प्रमस्तिष्क चारों तरफ से घेर रहता है, तो थैलेमस को घेर रहता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनकोलॉजी, क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी? मस्तिष्क का अध्ययन आप बताएंगे क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सुनने एवं देखने का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में? अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क? सुनने और समझने का केंद्र किस में? तो आप बताओगे मध्य मस्तिष्क में होता है। सुनने और समझने का केंद्र किस में? सुनने और देखने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित करता है? तो मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कार्पोरा, ये आपको अपने आप को आंकना भी है, पढ़ा आपने तो आपको कितना आता है। कार्पोरा जेमिना क्या है? पहला है पर मस्तिष्क के निचले भाग का 2 पिंड, मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग का 4 पिंड, अग्र मस्तिष्क का ऊपरी भाग का 4 पिंड, मिडुला में स्थित 4 केंद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताओ प्यारे साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क के निचले भाग के 2 पिंड क्या होते हैं? तो बताओ कार्पोरा जेमिना होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स, अब मेडुला, उपरोक्त सभी। मेडुला, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिम मस्तिष्क के जो है अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा किसके अंतर्गत आते हैं? अभी पोन्स क्या है सबके बारे में आगे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जो सब कुछ क्वेश्चन में शामिल कर लिया गया है। तो आप अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा तीनों जो होते हैं, और सबसे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग किसके पास होता है? तो बताओ परमस्तिष्क के पास ही होता है। मस्तिष्क का कौन भाग प्रेरक और संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है? हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स या थैलेमस? संवेदी संप्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? डी करेक्ट हो जाएगा। थैलेमस क्या करता है? आपको प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, और संकेतक के रूप में काम करता है, तो बताओ थैलेमस करता है। देखने और सुनने की सजगता को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर आप बताओगे कार्पोरा कॉर्डिजेनिमिना जो है। अभी क्वेश्चन आ भी चुका, दोबारा रिपीट हुआ है, बस वहाँ पर वो क्वेश्चन में था, यहाँ आंसर में बस इतना अंतर है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क मेरुरज्जु को टेक्टम करता है, मेडुला, पोन्स या मस्तिष्क सिस्टम? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मस्तिष्क सिस्टम क्या करता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बताओगे मस्तिष्क सिस्टम करता है। मस्तिष्क की तीनों परतों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है? तीनों परतों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है? सेरेब्रोस्ट्रमल द्रव, कार्टेक्स द्रव, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर? तीनों परतों के बीच कौन सा भरा होता है? तो आप बताओगे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। किसके? तो आप बताओगे तीनों परतों के बीच देखिए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव याद करके रखना प्यारे साथियों। 40वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 20 और बस बने रहे। ऐच्छिक क्रियाओं चलना, दौड़ना, खाना का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पोन्स? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क का जो है क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है। चलते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं से खांसना, चीखने का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या परमस्तिष्क? कौन करता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान पर। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या खांसना सीखना कहाँ पर? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा जो है नियंत्रित होता है। मस्तिष्क में कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के स्राव के लिए नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या पश्च मस्तिष्क? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है?
हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथ की स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा होता है, पूंछ द्वारा, डायंसेफेलॉन, परमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा। श्वसन का क्या बात बोलते हैं, नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो क्वेश्चन है। निम्न में से किसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया था, ईसीजी, ईईजी, टीएमटी या ईसीजी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी का, तो ये हृदय के लिए, जबकि ईईजी का प्रयोग किसके लिए, तो मस्तिष्क, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। चलते हैं, श्वसन हृदय व वमन केंद्र किस भाग में स्थित है, श्वसन या, तो अभी बात हो किसका हो जाएगा, तो आप बताओगे डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, श्वसन का केंद्र माना जाता है। श्वसन व वमन संपूर्ण जानते हो भी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारी एवं उभयचर मस्तिष्क की भिन्नता किसके कारण से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए स्तनधारियों में ही केवल कार्पल्सल कैलोसम पाया जाता है, उभयचर में नहीं पाया जाता। मेडुला के ऊपर अनुमस्तिष्क के सामने अग्र मस्तिष्क के नीचे कौन अवस्थित होता है, कौन, मेडुला के ऊपर अनुमस्तिष्क के सामने और अग्र मस्तिष्क के नीचे कौन होता है, तो आप बताओ पोन्स क्या होता है, कहाँ स्थित हो, तो आप बताओगे मेडुला के ऊपर, अनुमस्तिष्क के सामने और अग्र मस्तिष्क के नीचे, तो आप बताओगे पोन्स स्थित होता है। अभी पोन्स के कार्य वगैरह मिलेंगे, बस बने रहो। ठंड, गर्मी एवं दर्द का एहसास किसके द्वारा, थैलेमस द्वारा, मेटेनसिलोफेरॉन द्वारा, हाइपोथैलेमस या मेडुला द्वारा। तो ठंड की, गर्मी, दर्द का एहसास कौन दिलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। थैलेमस क्या करता है, हमको गर्म हुआ, ठंडी हुआ और दर्द का एहसास आपको कौन, थैलेमस दिलाता है। ठीक है, सबके पार्ट अलग अलग हैं। मस्तिष्क आवरण के मेनिंजाइटिस में सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो, तो या तनिक शोथ या मस्तिष्क ज्वर, तो इसका उत्तर आपको बता दूं, तीनों मेनिंजाइटिस का ही तीनों नाम क्या है, बताओ, तनिक दोष भी है और मस्तिष्क ज्वर, दोनों मेनिंजाइटिस का ही नाम है। निम्न से कौन सा गलत कथन है, फ्रंटल लोब जटिल विचारों तथा चिंतन का केंद्र है, प्राइटल लोब संवेदनाएं एवं सूचना को ग्रहण करता है, कि टेम्पोरल लोब सूंघने से काम करता है, तो इसका उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन सी कौन सा कथन गलत है, टेम्पोरल लोब क्या है, सूंघने नहीं सुनने के कार्य करता है, क्योंकि कान के पास वाले को लोब को टेम्पोरल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब क्या करता है, जटिल विचारों को चिंतनशील, पैराइटल लोब क्या संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, तो दो सही था लेकिन तीसरा गलत था। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन सा भाग करता है, ताप, मेडुला द्वारा, पोन्स द्वारा, हाइपोथैलेमस या थैलेमस द्वारा। ताप का नियंत्रण शरीर का कौन सा भाग करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ताप का भी नियंत्रण करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, मस्तिष्क सिस्टम को बनाने वाले भाग कौन से हैं, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क जो है मस्तिष्क सिस्टम को बनाने वाले भाग हैं, ये चीज़ याद करके रखना है। देखिए अब 7 क्वेश्चन और बचे हैं। कार्टेक्स क्या है, कार्टेक्स क्या है, मस्तिष्क के अंदरूनी भाग, मस्तिष्क के बाहरी भाग, मध्य मस्तिष्क का बड़ा धरो, आर्केनाइड परत के नीचे वाला धरो। तो कार्टेक्स आपको बताओ क्या साथी होता है, पर मस्तिष्क के बाहरी वाले भाग को कार्टेक्स के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं होता, कौन सा, तो हार्ट होता है कि लंग्स होता है, किडनी की ब्रेन, तो उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं प्यारे साथियों, ऑप्शन डी, ब्रेन का प्रत्यारोपण नहीं होता और लगभग सबका प्रत्यारोपण तो बदला नहीं जाता कह सकते हो। गंध की अनुभूति में कौन सा लोब होता है, फ्रंटल में, टेम्पोरल में या ऑक्सीपिटल में या पैराइटल लोब में। तो गंध की अनुमति किसमें होती है, तो बताओ, गंध की अनुभूति कौन सा लोब द्वारा होता है, तो आप बताओगे आप टेम्पोरल लोब द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, आर्बोरविटी संबंधित कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है प्यारे साथियों, आर्बोरविटी क्या है, तो इससे जीवन वृक्ष कहलाता है, या अनुमस्तिष्क के गोलार्ध में मिलती है, या वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई पड़ती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कुल ऑक्सीजन में कितने % की खपत मस्तिष्क द्वारा होती है, तो इसका उत्तर प्यारे साथी हो जाए लगभग
20% ऊर्जा जो है मस्तिष्क द्वारा खपत होती है। यहाँ सब सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पता चला वैज्ञानिक हो तो उसका कहो 40% खर्च हो रहा हो, लेकिन तुम घुमक्कड़ी हो, फर्जी टाइप हो तो तुम्हारा लो 10% खर्च होगा। मस्तिष्क स्वरण की वह झिल्ली या परत जो सबसे पतली और नाजुक होती है, आर्केनाइट, पायामीटर, ट्यूरामीटर, व्हाइट मैटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, बी करेक्ट हो जाएगा, पायामीटर होता है क्या, मस्तिष्क आवरण की वह परत जो सबसे पतली और नाजुक होती, तो पियामीटर क्या होती, सबसे नाजुक होती है। तंत्रिका कोशिकाओं का सूचना का माध्यम क्या है, सूचना कैसे पहुंचाता है, विद्युत आवेग द्वारा, ध्वनि आवेग, यांत्रिक आवेग या उपरोक्त तीनों। तो कैसे पहुंचाता है विद्युत आवेग, तो इसका उत्तर विद्युत आवेगों के द्वारा जो है पूरे शरीर में कहीं पर भी आप देखिए जला गर्म चीज़ छोड़े थे तुरंत आप हाथ हटाते हो, तो किसके तक विद्युत आवेगों के द्वारा पहुंच जाता है। देखिए अंतिम क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। किसी वयस्क के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क होता है, 10%, 1%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2% भाग ही क्या होता है, तो बताओगे मस्तिष्क के वजन जो है पूरे शरीर का 2% होता है। ये चीज़ याद करके रखना है। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।